प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्कार बच्चों, झारखंड सरकार के डिजी साथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम कक्षा 10 में विज्ञान में पढ़ेंगे प्रकाश भाग 2। वही कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान में आज हम जानेंगे वन और वन्य जीव संसाधन के बारे में। इसके बाद कक्षा 12 में रसायन विज्ञान में आज हम बात करेंगे वैद्युत रसायन के बारे में, इसके भाग 4 और भाग 5 में। इसके बाद कक्षा 12वीं में जीव विज्ञान में आज हम पढ़ेंगे जीवों में जनन भाग 3। मैं आशा करती हूँ कि अभी तक आप सभी ने अपनी कॉपी और कलम ले ली होगी, ताकि आज पढ़ाए जाने वाले महत्वपूर्ण बातों को आप लिख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। आज हम इसका दूसरा भाग करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस भाग में हम क्या सीखने वाले हैं। तो इस भाग में हम सीखेंगे गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। परंतु प्रतिबिंब बनाना सीखने से पहले हमें कुछ शब्दावली जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम इन शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे जब हम दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनाने की बात करेंगे। ये जितने भी शब्दावली हैं उनसे एग्जाम में 1 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला है ध्रुव, जिसे हम P से भी डिनोट करते हैं। गोलीय दर्पणों के परावर्तक पृष्ठ के केंद्रकों को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह दर्पणों के पृष्ठ पर स्थित होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर 2 दर्पण दिए हुए हैं, एक है अवतल दर्पण और एक है उत्तल दर्पण। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही दर्पणों के केंद्र में P लिखा हुआ है। इसका मतलब ध्रुव है, ये ध्रुव को दिखाता है। ध्रुव के बाद बात आती है वक्रता केंद्रक की, जिसे हम C से डिनोट करते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है और इस गोले का केंद्रक गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्रक कहलाता है। जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा दर्पण होता है, जितने भी गोलीय दर्पण होते हैं वो एक बड़े गोले से काट कर बनाए जाते हैं। तो ये जो बड़ा गोला है उसका एक केंद्रक होगा, उसी केंद्रक को कहा जाता है वक्रता केंद्रक, जिसे हम C से डिनोट करते हैं। अब अगर इसका केंद्रक है तो ये जो सर्कल है, ये जो गोला बना है, इसकी कोई त्रिज्या भी होगी। ये जो त्रिज्या होती है इसको कहा जाता है R, और R का मतलब होता है वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। चलिए अब बात करते हैं मुख्य अक्ष की। गोलीय दर्पणों के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष वह रेखा है जो वक्रता केंद्रक और ध्रुव को एक दूसरे से जोड़ता है। इसके अलावा एक पॉइंट होता है F, इसे कहा जाता है मुख्य फोकस। ये जो हमारा मुख्य फोकस है और जो हमारा ध्रुव है, इसकी जो दूरी होती है इसे हम छोटे f से डिनोट करते हैं और इसे कहा जाता है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या हुआ? गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को कहा जाता है फोकस दूरी। इसका सूत्र होता है R is equal to 2F। यहाँ पर R हमारा वक्रता त्रिज्या है। अब जैसा कि हम जानते हैं जो वक्रता केंद्रक है हमारा C और जो हमारा ध्रुव है, हमारा मुख्य फोकस उसके बिल्कुल बीच में होता है। तो जाहिर सी बात है जो हमारा वक्रता त्रिज्या होगा और जो हमारा फोकस होगा, तो हमारा वक्रता त्रिज्या हमारा फोकस का डबल होगा और इसलिए हम कह सकते हैं R बराबर में 2F। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर मुख्य फोकस का काम क्या होता है। अगर हम बात करें अवतल दर्पण की,
तो अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है वो दूर से आने वाली जितनी भी रेखा होती है उन सभी को फोकस पे लाता है। यानी कि अगर अनंत पर कोई हमारा बिंब रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे, क्योंकि अनंत से आने वाली सारी रेखाएं जाकर मिलेंगी हमारे फोकस पे। अगर हम वहीं उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण पे अनंत से जितनी भी रेखाएं आती हैं वो अलग अलग दिशाओं में चली जाती हैं, परंतु अगर हम उन दिशाओं को पीछे की तरफ लेके आए तो ऐसा प्रतीत होता है कि जितनी भी रेखाएं हैं वो पीछे की तरफ एक पॉइंट पर मिल रही हैं, जो कि पॉइंट होता है हमारा फोकस। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दर्पण के पीछे फोकस बनता है उत्तल दर्पण के केस में, क्योंकि यहाँ पर रेखाएं क्योंकि आगे जाकर बिखर जाती हैं, ऐसा लगता है कि वो पीछे फोकस से निकली हों। तो हमारी शब्दावली यहीं पर समाप्त होती है। अब हम देख सकते हैं कि दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनता कैसे है, परंतु उससे पहले आइए ये जानते हैं कि हमें देखनी क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले हमें साइज को देखना है कि क्या जो हमारा प्रतिबिंब बना है वो छोटा है या फिर समान साइज का है। दूसरा हमें देखना होता है स्थान, कि आखिर जो हमारा प्रतिबिंब है वो वास्तविक है अथवा आभासी है। अगर जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो मिरर की दूसरी तरफ यानी कि मिरर के अंदर बनेगा तो हम कह सकते हैं कि वो आभासी है, परंतु अगर वो मिरर के बाहर बनता है तो वो वास्तविक कहलाएगा। और हम इसकी प्रकृति के बारे में भी जानेंगे कि क्या वे आवर्धित है या फिर नहीं है। तो अब अगर हम दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमें परावर्तन के कुछ नियम पढ़ने होंगे गोलीय दर्पणों के लिए। चलिए उन्हें जान लेते हैं। दर्पणों के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से अपसारित होती हुई प्रतीत होगी। इसका मतलब ये है कि अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो वहां पर अगर कोई सी भी रेखा या फिर प्रकाश की किरण फोकस से गुजरेगी तो जो हमारा मुख्य अक्ष है उसके समांतर चली जाएगी, और इसका उल्टा भी सही होता है। यानी कि अगर कोई रेखा और प्रकाश की किरण हमारे मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वो फोकस से पास करेगी। अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि जितनी भी प्रकाश किरणें आती हैं वो अलग दिशाओं में फैल जाती हैं, परंतु ऐसा प्रतीत होता है अगर कोई रेखा मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो फोकस पे मिलेगी पीछे की तरफ अगर हम रेखा को बढ़ाएं तो। चलिए अब जानते हैं दूसरा रूल। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी पथ के अनुदिशा वापस परिवर्तित हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा C पॉइंट है उससे कोई रेखा आती है हमारे दर्पण पे, तो जिस एंगल से वो आई है उसी पथ पे वो वापस भी चली जाएगी। चलिए फाइनली अब बचता है हमारा आखिरी रूल। हमारा आखिरी रूल है आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु यानी कि P पर मुख्य अक्ष से समान कोण बनाते हुए परावर्तन के नियमों का पालन करती हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारा P पॉइंट है उस पे कोई किरण आएगी तो वो जिस एंगल पर आएगी उसी एंगल पर वो परावर्तित भी हो जाएगी, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। तो अब हमने सारे रूल पढ़ लिए और हमने सारे के सारे शब्दावली जान लिए। अब फाइनली हम दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनाना सीख सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए शुरुआत करते हैं अवतल दर्पण से। अब हमें करना क्या है कि सबसे पहले जो हमारा बिंब है उसे हम सबसे दूर रखेंगे यानी कि अनंत पे रखेंगे, और धीरे धीरे इस बिंब को पास लाते जाएंगे और देखेंगे कि जो हमारा प्रतिबिंब है उसमें क्या बदलाव हो रहा है। तो जब हम अनंत पर डालते हैं तो अनंत पर रखे बिंब से हमेशा पैरेलल रेखाएं आती हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कोई समांतर रेखा आएगी मुख्य अक्ष पे तो वो फोकस से पास करेगी, तो इसलिए जो हमारा इमेज बनेगा यानी कि जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा फोकस पर। ये अत्यधिक छोटा होगा और ये बिंदु के आकार का होगा, और क्योंकि ये इमेज की उसी तरफ बना है जिस तरफ इमेज है तो हम कह सकते हैं कि ये एक वास्तविक इमेज होगा और ये उल्टा होगा। अब इसके बाद हमें वस्तु को थोड़ा पास लाना है, तो अब हम क्या करते हैं कि C से थोड़ा सा पीछे रखते हैं इसे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रेखा हमने सेंटर से पास करी है यानी कि वक्रता केंद्रक से,
और दूसरी समांतर पास करी है मुख्य अक्ष से, जो फोकस से पास हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा F तथा C के बीच में। यहाँ पर जो बनेगा इमेज वो छोटा होगा और वास्तविक होगा तथा उल्टा होगा। जब हम वस्तु को थोड़ा और पास लाएंगे, यानी कि इस बार हम इसे रखते हैं C पर, तो C पर रखने पर हम देखेंगे कि जो प्रतिबिंब बनता है वो भी C पर ही बनता है और जो साइज है वो समान साइज है और ये वास्तविक है तथा उल्टा है। अब तक आपने एक बात नोटिस करी होगी कि जैसे जैसे हम वस्तु को पास लाते जा रहे हैं, जो हमारा साइज है वो बढ़ता जा रहा है। पहले बिंदु के आकार का था, फिर छोटा हुआ और अब समान साइज का हो गया। और जितने भी हैं वो सभी वास्तविक बने हैं तथा उल्टे बने हैं। अब इसके बाद हम इसे थोड़ा और पास लाएंगे, यानी कि हम इसे C तथा F के बीच में रखेंगे। यहाँ पर जो हमारा बनेगा प्रतिबिंब वो बनेगा C से परे। ये विवर्धित होगा, यानी कि ये बड़ा होगा और ये वास्तविक होगा तथा उल्टा होगा। अब इसके बाद हम इसे थोड़ा और पास लाते हैं, यानी कि इस बार हम इसे फोकस पर रखते हैं। तो फोकस पर रखने पर जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा अनंत पर और यहाँ पर जो साइज होगा वो अत्यधिक विवर्धित होगा, क्योंकि अनंत पर बना कोई भी प्रतिबिंब बहुत ज्यादा बड़ा होता है। और इस बार भी जो हमारा इमेज बनेगा वो वास्तविक होगा तथा उल्टा होगा। अब आप देख सकते हैं कि अब तक जो हमारा साइज है प्रतिबिंब का वो बढ़ता जा रहा है। पहले पॉइंट साइज था, फिर छोटा हुआ, फिर बड़ा हुआ और अब अनंत पर बना है, परंतु अनंत से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता, यानी कि अब साइज इससे छोटा ही रहेगा। तो अब हम क्या करते हैं, वस्तु को थोड़ा और पास लाते हैं, यानी कि F तथा P के बीच में रखते हैं। यहाँ पर जो हमारा इमेज बनेगा वो पहली बार दर्पण के पीछे बनेगा, यानी कि ये वास्तविक नहीं रहा। यहाँ पर जो इमेज होगा वो विवर्धित होगा, यानी कि बड़ा होगा और पहली बार आभासी तथा सीधा होगा। तो अवतल दर्पण के 6 केस होते हैं, जिसमें से 5 में वास्तविक इमेज बनती है और सिर्फ एक ऐसा केस है जिसमें आभासी तथा सीधी इमेज बनती है। परंतु अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो ये सिर्फ आभासी इमेज ही बनाता है और इसके सिर्फ 2 ही केस हैं। तो चलिए जल्दी से उन्हें भी जान लेते हैं। पहला, जब वस्तु अनंत पर होगी तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी इमेज फोकस पर बनती है, परंतु इस बार क्योंकि उत्तल दर्पण का फोकस जो हमारा दर्पण है उसके पीछे होता है, इसलिए फोकस पर इमेज बनेगी दर्पण के पीछे। ये भी अत्यधिक छोटी होगी और आभासी होगी तथा सीधी होगी। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि हमारे वस्तु को थोड़ा और पास लाना है, तो अब हम इसे अनंत तथा P के बीच में रखते हैं। इस बार P तथा F के बीच में दर्पण के पीछे हमारा प्रतिबिंब बनेगा। इस बार प्रतिबिंब छोटा होगा और इस बार भी ये आभासी तथा सीधा होगा। तो आपने एक बात देखी होगी कि दोनों ही केस में जो हमारा प्रतिबिंब बना है वो वास्तविक वस्तु से छोटा बना है, यानी कि जो उत्तल दर्पण है उसका इस्तेमाल करके हम सिर्फ छोटे इमेज यानी कि छोटा प्रतिबिंब ही बना सकते हैं। चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। इस वीडियो में हमने सीखा गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनाना। इसके बारे में आप अपनी NCERT बुक का अध्याय प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ सकते हैं। आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो है गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना। अगली वीडियो में हम बात करेंगे गोलीय दर्पणों के उपयोग के बारे में, चिन्ह परिपाटी के बारे में और दर्पण सूत्र तथा आवर्धन के बारे में। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। डेली टेस्ट। पहला प्रश्न, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की डैश होती है। ऑप्शन ए 2 गुनी, ऑप्शन बी आधी, ऑप्शन सी बराबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्रकों को दर्पण का डैश कहते हैं। ऑप्शन ए वक्रता केंद्र, ऑप्शन बी फोकस, ऑप्शन सी ध्रुव, ऑप्शन डी मुख्य अक्ष। तीसरा प्रश्न, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहाँ होता है। ऑप्शन ए दर्पण के पीछे, ऑप्शन बी दर्पण के आगे, ऑप्शन सी अनंत पर, ऑप्शन डी शून्य होता है। चौथा प्रश्न, अवतल दर्पण फोकस पर प्रतिबिंब बनाता है यदि वस्तु डैश पर रखी हो। ऑप्शन ए
फोकस पर, ऑप्शन बी वक्रता केंद्र, ऑप्शन सी P तथा F के बीच, ऑप्शन डी अनंत। पांचवा प्रश्न, उत्तल दर्पण हमेशा डैश प्रतिबिंब बनाता है, ऑप्शन ए आभासी एवं उल्टा, ऑप्शन बी आभासी एवं सीधा, ऑप्शन सी वास्तविक एवं उल्टा, ऑप्शन डी वास्तविक एवं सीधा। सही उत्तर, पहले प्रश्न का उत्तर है ए, दूसरे प्रश्न का उत्तर सी, तीसरे प्रश्न का उत्तर ए, चौथे प्रश्न का उत्तर डी और पांचवें प्रश्न का उत्तर है बी। नमस्कार दोस्तों, आज हम वन एवं वन्य जीव संसाधन नामक अध्याय का अगला भाग अर्थात दूसरा भाग पढ़ने वाले हैं। इस भाग को शुरू करने से पहले देख लेते हैं आज की इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम वन्य जीवों पर मानवीय प्रभाव के बारे में चर्चा करते हुए वन और वन्य जीव संरक्षण, वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार तथा समुदाय और वन संरक्षण इत्यादि बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वनों और वन्य जीवन का विनाश मात्र जीव विज्ञान का विषय नहीं है। जैव संसाधनों का विनाश सांस्कृतिक विविधता से भी जुड़ा हुआ है। जैव विनाश के कारण कई मूल जातियां और वनों पर आधारित समुदाय निर्धन होते जा रहे हैं। इसके अलावा वनों के विनाश से उन वनों पर रहने वाले जीवों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। प्राकृतिक रूप से या फिर मनुष्य के द्वारा जंगलों में लगने वाली आग न केवल जंगलों का विनाश कर रही है, बल्कि इससे पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। इसके अलावा कुछ मानवीय तत्व शौक या फिर भोजन के लिए शिकार करते हैं, जिसकी वजह से जंगली जानवरों के लुप्त होने का खतरा बना हुआ है, या फिर वे जंगली जानवर अब अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। दोस्तों, आमतौर पर विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी अत्यधिक जनसंख्या को भी माना जाता है। भारत के 5% धनी लोग 25% गरीब लोगों की तुलना में अपने संसाधन उपभोग द्वारा पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं तथा इन 5% लोगों की पर्यावरण रखरखाव में कोई जिम्मेदारी भी नहीं होती। दोस्तों, वन विनाश की वजह से जंगलों से जुड़े समुदाय दिनों दिन निर्धन होते जा रहे हैं। वनों से मिलने वाली औषधि, चारा तथा अन्य खाने पीने की चीजें मिल पाना अब मुश्किल होता जा रहा है। घास और लकड़ियों के लिए जाने वाली महिलाओं को अब 10 किलोमीटर से भी अधिक दूर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य खराब तो होता ही है, साथ में वे अपने बच्चों की भी देखभाल नहीं कर पाते। परोक्ष रूप से वन कटाई से सूखा और बाढ़ जैसी आपदाएं भी जन्म लेती हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं वन और वन्य जीव संरक्षण की। वन्य जीवन और वनों में तेजी से हो रहे ह्रास के कारण इनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है। संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है तथा हमारे जीवन साध्य संसाधन जल, वायु और मृदा बने रहते हैं। यह विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स विविधता को भी संरक्षित करती है। वन और वन्यजीव संरक्षण से प्रकृति में पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीवधारियों की रक्षा की जा सकती है। इसकी वजह से हम हवा, पानी और मिट्टी इत्यादि को संरक्षित करते हुए उनका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, 1960 और 1970 के दशकों के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्यजीव सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किया गया, जिसमें वन्यजीवों के आवास संरक्षण के अनेक प्रावधान थे। इस अधिनियम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव, शिकार प्रतिबंधन तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक आदि पर जोर दिया गया। दोस्तों, वन्यजीव संरक्षण में बाघ अर्थात टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है, लेकिन दिनों दिन इनकी जनसंख्या कम होती जा रही है। बाघों की खाल का व्यापार और उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों के प्रयोग के कारण यह जाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 भागों को आवास उपलब्ध कराते हैं। दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्यजीव परियोजनाओं में से एक है। एशियाई चीता
112 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकता है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई। भारत में 37,761 वर्ग किलोमीटर पर फैले हुए 27 बाघ रिजर्व हैं। उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व में प्रमुख बाघ संरक्षण परियोजनाएं हैं। दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकारों की। सबसे पहले बात करते हैं आरक्षित वनों की। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किए गए हैं। इन वनों में न ही लकड़ियां काटी जा सकती हैं और न ही पशुचारण होता है। वन एवं वन्य जीव संरक्षण के लिए आरक्षित वनों को सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है। अगला है रक्षित वन। दोस्तों, वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा लगभग 29% रक्षित वन है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। अवर्गीकृत वन अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। दोस्तों, आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। भारत में मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक वन क्षेत्र है, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का 75% है। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र में भी कुल वनों में एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं समुदाय और वन संरक्षण। वन संरक्षण की नीतियाँ हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। हम आमतौर पर इस बात से अनजान हैं कि वन हमारे देश की कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं। ऐसे ही राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर भूमि भैरवदेव डाको विहार घोषित कर दिया। यहाँ पर शिकार करना वर्जित है। ये लोग वन्य जीवों की रक्षा करते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की। दोस्तों, चिपको आंदोलन वन कटाई रोकने में ही कामयाब नहीं रहा, अपितु यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। आइए चिपको आंदोलन की घटना के बारे में जानते हैं। दोस्तों, वर्तमान उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में गौरा देवी के नेतृत्व में कुछ महिलाओं ने 1972 में पेड़ काटने आ रहे ठेकेदारों का विरोध किया। वे सारी महिलाएं पेड़ों से जाके चिपक गईं और पेड़ों को कटने नहीं दिया। यह विरोध ही चिपको आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वनों और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए महात्मा बुद्ध ने 487 ईसा पूर्व में कहा था, पेड़ एक विशेष, असीमित, दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले पर भी छाया करता है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने वन्य जीवों पर मानवीय प्रभाव, वन और वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संसाधनों के प्रकार तथा समुदाय और वन संरक्षण के बारे में चर्चा की। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।
वन एवं वन्य जीव संसाधन। आइए कुछ प्रश्नों और उनके उत्तरों को जानते हैं। पहला प्रश्न है, वनों से आपका क्या आशय है? इसका उत्तर है, वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो पेड़ पौधों एवं झाड़ियों द्वारा आच्छादित होते हैं। वन जैव विविधताओं का आवास होता है। अगला प्रश्न है, आरक्षित वन किन्हें कहा जाता है? जो वन जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं उन्हें आरक्षित वन कहते हैं। इसमें न तो लकड़ियां काटी जा सकती हैं और न ही पशुचारण होता है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन कब और कहां हुआ? इसका उत्तर है, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में 1972 में प्रारंभ हुआ। इसमें गौरा देवी के साथ अन्य महिलाओं ने ठेकेदारों द्वारा पेड़ों को नहीं कटने दिया। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने 487 ईसा पूर्व में वनों के लिए क्या कहा था? इसका उत्तर है, महात्मा बुद्ध ने कहा था, पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले को भी छाया प्रदान करता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में आप क्या जानते हैं? इसका उत्तर है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुई। भारत में 37,761 वर्ग किलोमीटर पर फैले हुए 27 बाघ रिजर्व हैं। उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्यजीव पशु विहार, असम में मानव बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बांध रिजर्व भारत में प्रमुख बाघ संरक्षण परियोजनाएं हैं। अगला प्रश्न है, वनों के विनाश होने से क्या क्या परेशानियां देखी जाती हैं? इसका उत्तर है, वन विनाश की वजह से जंगलों से जुड़े समुदाय दिनों दिन निर्धन होते जा रहे हैं। वनों से मिलने वाली औषधि, चारा तथा अन्य खाने पीने की चीजें मिल पाना अब मुश्किल होता जा रहा है। घास और लकड़ियों के लिए जाने वाली महिलाओं को अब 10 किलोमीटर से भी अधिक दूर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य खराब होता ही है, साथ में वे अपने बच्चों की देखभाल भी नहीं कर पाते। परोक्ष रूप से वन कटाई से सूखा और बाढ़ जैसी आपदाएं भी जन्म लेती हैं। दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम वैद्युत रसायन का चौथा भाग शुरू करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में हम कौन कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम फैराडे के नियम के बारे में पढ़ेंगे और आखिरी में हम वैद्युत अपघटन के उत्पाद के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं वैद्युत अपघटनी सेल से। एक वैद्युत अपघटनी सेल एक वैद्युत रसायन सेल है जो विद्युत ऊर्जा के अनुप्रयोग के माध्यम से एक रेडॉक्स प्रतिक्रिया को चलाता है। अभी तक आपने ये चीज देखी थी कि एक रेडॉक्स प्रतिक्रिया हो रही है, उसमें हमने इलेक्ट्रोड डाले हुए हैं और उस प्रतिक्रिया से हम एक विद्युत ऊर्जा ले रहे हैं। लेकिन इसमें उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, एक बैटरी लगी होती है, उससे एनोड और कैथोड जुड़े होते हैं और उस बैटरी के अंदर जो विद्युत ऊर्जा मौजूद है हम उसकी मदद से रेडॉक्स प्रतिक्रिया को चलाते हैं। ये होता है वैद्युत अपघटनी सेल। बात करते हैं फैराडे के नियम के बारे में। माइकल फैराडे ने 2 नियम दिए थे, तो हम अभी सबसे पहले वाला नियम देखने वाले हैं। तो माइकल फैराडे का पहला नियम कहता है, विद्युत धारा द्वारा
वैद्युत अपघटन में रासायनिक विघटन की मात्रा वैद्युत अपघट्य में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। ये फैराडे का पहला नियम है। आप इस नियम को अपनी कॉपियों में लिख लीजिए, ये परीक्षा में पूछा जाता है। अब बात करते हैं फैराडे के दूसरे नियम की। फैराडे का दूसरा नियम कहता है, विभिन्न वैद्युत अपघटनी विलयनों में विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित करने पर मुक्त विभिन्न पदार्थों की मात्राएं उनके रासायनिक तुल्यांकी द्रव्यमान के समानुपाती होती है। अभी तक हमने सिर्फ द्रव्यमान के बारे में पढ़ा है, लेकिन आज हम जानेंगे कि तुल्यांकी द्रव्यमान क्या होता है। तुल्यांकी द्रव्यमान धातु का परमाणविक द्रव्यमान भागा धनायन को अपचयित करने में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। आप इस चीज को अपनी कॉपियों में लिख लीजिए, ये बहुत ही जरूरी चीज है, ये परीक्षा में अक्सर पूछ ली जाती है। अब बात करते हैं प्रश्न को हल करने का तरीका। आपकी एनसीईआरटी में एक सवाल है, वो सवाल कुछ इस प्रकार है, CuSO4 के विलयन को 1.5 एम्पियर की धारा से 10 मिनट तक वैद्युत अपघटित किया गया। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा? इसका हल जो है वो आपकी एनसीईआरटी में पहले से ही मौजूद है, लेकिन कई लोगों को इस तरह के सवाल समझ नहीं आते कि कैसे किया जाए, तो उसके लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि इन सवालों को करने का तरीका क्या होता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले हमें क्या करना होता है। सबसे पहले कुल आवेश को निकालें। कुल आवेश को निकालने का तरीका क्या है? धारा को समय से गुणा करिए और इससे आपका कुल आवेश निकलेगा। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि समय जो है वो सेकंड में हो, मिनट में ना हो। फिर रिडॉक्स अभिक्रिया को लिखें। जो भी रिडॉक्स अभिक्रिया होने वाली है उसको आप लिख लें। उसके बाद आप कुल इलेक्ट्रॉनों का पता लगाइए। आप ये पता लगाइए उस रिडॉक्स अभिक्रिया में कुल कितने इलेक्ट्रॉन आ जा रहे हैं। इन सब के बाद आपको कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो आपने निकाली है उसको 1 फैरेड से गुणा करना है। गुणा करने के बाद आपको क्या करना है, आपने जो कुल आवेश निकाला था सबसे पहले, उस कुल आवेश से ये जो संख्या आई है, अभी जो आपने 1 फैरेड से गुणा करके जो संख्या निकाली है उसको भाग कर दें। ऐसा करने के बाद आपके पास जो भी संख्या आई होगी उसे धातु के द्रव्यमान से गुणा कर दें। जैसे यहाँ पर कॉपर का द्रव्यमान पूछा था कि कितना होगा, तो आपको कॉपर के द्रव्यमान से उस संख्या को गुणा करना है। ऐसे करके आप कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान निकाल लेंगे और इसी प्रकार कुछ अन्य सवाल भी हल कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं वैद्युत अपघटन के उत्पाद। वैद्युत अपघटन के उत्पाद अपघटित होने वाले पदार्थों की अवस्था तथा प्रयुक्त इलेक्ट्रोडों के प्रकार पर निर्भर करते हैं। कुछ वैद्युत रासायनिक प्रक्रम यद्यपि संभव होते हैं, परंतु गतिकीय रूप से इतने धीमे होते हैं कि ये निम्न विभव पर घटित होते प्रतीत नहीं होते। ऐसी परिस्थितियों में अतिरिक्त विभव लगाना पड़ता है, जिसे अधिविभव कहते हैं, जो इन प्रक्रमों को और कठिन बना देता है। अधिविभव परीक्षा के उद्देश्य से एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है। आप इसको अपनी कॉपी में जरूर लिख लीजिए और एनसीईआरटी से इसको एक बार फिर से पढ़िएगा। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं, तो आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने फैराडे के नियम पढ़े, जिसमें हमने फैराडे के 2 नियम पढ़े, और आखिरी में हमने वैद्युत अपघटन के उत्पाद पढ़े। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी पढ़ाई हुई चीजें समझ आई होंगी और मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप इन सब चीजों को एनसीईआरटी
रसायन विज्ञान भाग 1 से जरूर पढ़ लीजिएगा और इनके कुछ प्रश्न भी हल कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो में हम सबसे पहले बैटरियां पढ़ेंगे, उसके बाद हम ईंधन सेल के बारे में पढ़ेंगे और आखिरी में हम संक्षारण के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज हम वैद्युत रसायन का 5वां भाग शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम बैटरियों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम ईंधन सेल के बारे में पढ़ेंगे और आखिरी में हम संक्षारण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बैटरियों से। आपने बैटरियां तो देखी ही होंगी। घर के जो रिमोट का सेल होता है वो आपने देखा ही होगा, उसी को हम बैटरी कहते हैं। तो होता क्या है, बैटरियां 2 तरह की होती हैं, प्राथमिक बैटरी और संचायक बैटरी। तो शुरू करते हैं प्राथमिक बैटरी से। प्राथमिक बैटरियों में अभिक्रिया केवल एक बार होती है तथा कुछ समय के बाद बैटरी निष्क्रिय हो जाती है एवं पुनः प्रयोग में नहीं लाई जा सकती। ये चीज आपने जो रिमोट के सेल होते हैं उनमें देखा होगा। आप सेल को खरीदते हो और रिमोट में लगाते हो और कुछ समय के बाद वो सेल खत्म हो जाते हैं और रिमोट काम करना बंद कर जाता है। उस परिस्थिति में आपको नए सेल लाके रिमोट में लगा के चलाना पड़ता है। तो जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में बैटरियां देखते हो वो ज्यादातर प्राथमिक बैटरियां ही होती हैं, जैसे रिमोट की बैटरी या फिर खिलौने की बैटरी या फिर इस तरह की अन्य बैटरियां, वो प्राथमिक बैटरियां होती हैं। प्राथमिक बैटरियों में जिंक का एक पात्र होता है जो एनोड का कार्य करता है और कार्बन की एक छड़ होती है जो कैथोड का कार्य करती है। आप चित्र में देख सकते हैं, कार्बन की छड़ है और जिंक कप है। इसके बीच में MnO2 कार्बन का जल और NH4Cl का एक पेस्ट मौजूद होता है। कार्बन छड़ और जिंक कप के बीच में ये पेस्ट मौजूद होता है। आप ये प्राथमिक बैटरी का चित्र अपनी कॉपियों में बना लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संचायक बैटरी की। प्राथमिक बैटरी के विपरीत संचायक सेल को उपयोग के बाद विपरीत दिशा में विद्युत धारा के प्रभाव द्वारा पुनः आवेशित कर फिर से प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे प्राथमिक बैटरियों में क्या होता था कि बैटरी एक बार हमने इस्तेमाल करी और वो फिर इस्तेमाल करने लायक नहीं रहती, लेकिन संचायक बैटरियों में क्या होता है, हम उसको दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है, विद्युत की धारा को विपरीत दिशा में प्रवाह कराना होता है। तो ये होती हैं संचायक बैटरियां। आप देख सकते हैं संचायक बैटरी में भी एनोड होता है और कैथोड होता है। एनोड में माइनस का साइन होता है और कैथोड में प्लस का साइन होता है, और इसमें कुछ मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल भी मौजूद होता है। ये थी संचायक बैटरियां। अब आगे बढ़ते हैं ईंधन सेल।
ऐसे गैल्वेनी सेलों को
नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जीवों में जनन का भाग 3। पिछली वीडियो में हमने अलैंगिक जनन और उसके प्रकारों के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन के प्रकार और युग्मक जनन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लैंगिक जनन वह क्रिया है जिसमें दो विपरीत लिंग के युग्मकों के संयुग्मन के पश्चात युग्मनज बनता है और इसी युग्मनज में परिवर्तन के फलस्वरूप नए जीव का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में नर और मादा दो जनकों की आवश्यकता होती है। अलग अलग शारीरिक संरचना होने के बावजूद लगभग सभी जीव लैंगिक जनन का एक जैसा पैटर्न दर्शाते हैं। सभी अपने अपने जीवन काल में एक निश्चित समय अवधि में ही लैंगिक जनन करने में सक्षम होते हैं और उस अवधि को जनन प्रावस्था कहते हैं। यह अवस्था किशोर अवस्था और वृद्धावस्था के बीच में होती है। सभी जीव अपने अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था एवं परिपक्वता तक पहुंचते हैं। इसके बाद ही लैंगिक जनन करने में सक्षम होते हैं। यह अवस्था किशोर अवस्था कहलाती है। पौधों में किशोर अवस्था को कायिक प्रावस्था भी कहते हैं। पौधों में किशोर अवस्था और कायिक प्रावस्था एक जीवन चक्र में बारी बारी से भी हो सकती है। पौधों में पुष्पों का खिलना जनन अवस्था के प्रारंभ का सूचक है। एक पौधा अपने जीवन चक्र में कितने बार फल अथवा बीज उत्पन्न कर सकता है, इस आधार पर उसे दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहला है मोनोकार्पिक। इन पौधों में पुष्पीकरण इनके जीवन चक्र में सिर्फ एक बार होता है। इनके उदाहरण हैं गेहूं या फिर चावल। आपने देखा होगा कि हर साल गेहूं या चावल की फसल प्राप्त कर लेने के बाद सारे पौधों को काट दिया जाता है। फिर अगली फसल के लिए नए पौधे उगाए जाते हैं। अगली श्रेणी है पॉलीकार्पिक। इनमें पुष्पीकरण इनके जीवन काल में कई बार होता है। इसके उदाहरण हैं सेब का पेड़ या फिर आम का पेड़ आदि। जैसा कि एक बार हम पेड़ से सेब तोड़ लें तो फिर सेम पौधे में फिर अगले साल फल उगाते हैं। पर इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि नीला कुरिंची, जो कि 12 सालों में एक बार ही खिलता है। यह पहले 2006 में खिला था, फिर पिछले साल 2018 में और अब यह पुष्प 2030 में ही खिलेगा। अगला अपवाद बैम्बू या फिर बांस है। यह भी अपने पूरे जीवन काल में सामान्यतः 50 से 100 वर्षों में एक बार ही पुष्प उत्पन्न करते हैं। अधिकतर प्राणियों में किशोरावस्था की समाप्ति उनके प्रजनन व्यवहार के पूर्व उनकी शारीरिकी एवं आकारिकी में बदलाव से प्रकट होती है। सोचो कि क्या प्राणी वर्ष भर अंडे दे सकते हैं? नहीं। प्रकृति में रहने वाले पक्षी केवल विशेष मौसम के आने पर ही अंडे देते हैं। उन्हें मौसमी प्रजनक कहा जाता है। इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि फार्म में रखे जाने वाली मुर्गियां पूरे साल अंडे उत्पन्न करती हैं। खैर, यह तो व्यापार के लिए उनसे करवाया जाता है। तो जो प्राणी विशेष मौसम में ही प्रजनन कर सकते हैं उन्हें मौसमी प्रजनक कहते हैं, और जिनकी प्रजनन क्षमता मौसम में निर्भर नहीं करती उन्हें सतत प्रजनक यानी कि कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स कहते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य, चूहे, गाय आदि। जनन प्रावस्था के दौरान मादा के अंडाशय की सक्रियता में चक्रिक परिवर्तन आने लगते हैं। नॉन प्राइमेट्स में इन्हें ओस्ट्रस साइकिल यानी कि मध्य चक्र कहते हैं और प्राइमेट्स में इन्हें मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। चलिए अब लैंगिक जनन की कुछ खास विशेषताओं को पढ़ते हैं। इन्हें आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक्स में नोट कर सकते हैं। लैंगिक जनन में दो विभिन्न जनकों की आवश्यकता होती है, यानी कि नर और मादा। इसे हम बाइपेरेंटल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। इसमें युग्मकों का निर्माण और संयुग्मन होता है। इसमें युग्मकों के निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस और भ्रूण के विकास में समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस होता है। संतति में अपने जनकों से स्पष्ट विभिन्नताएं दिखती हैं।
जैसे कि हम अपने माता पिता के समान दिखते तो हैं, पर थोड़े थोड़े अलग भी होते हैं। जनन की इकाई अगुणित युग्मक होते हैं, यानी कि यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन हैप्लॉइड गैमेट्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। युग्मकों के निर्माण के आधार पर लैंगिक जनन को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है युग्मक संलयन यानी कि सिंगेमी। अगला है कॉन्जुगेशन यानी कि समागम। कॉन्जुगेशन में बैक्टीरिया बिना युग्मकों के अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। निषेचन अथवा सिंगेमी में नर और मादा युग्मकों के युग्मन के परिणाम स्वरूप द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है। अब युग्मकों की आकारिकी के हिसाब से भी निषेचन को दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। समयुग्मन यानी कि आइसोगमी। समयुग्मन में लैंगिक जनन में शामिल दोनों युग्मक आकारिकी में एक जैसे होते हैं अथवा वह एक समान दिखाई देते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, दोनों युग्मक आकारिकी में बिल्कुल एक जैसे हैं। अगर एक चल युग्मक है तो उसके साथ निषेचन करने वाला दूसरा युग्मक भी चल है। अगर एक अचल है तो दूसरा भी अचल है। तीसरे जोड़े की भी आकारिकी एकदम सिमिलर है। इसका उदाहरण है मोनोसिस्टिस। अगला प्रकार है विषम युग्मन। इस प्रकार के लैंगिक जनन में शामिल दोनों युग्मकों की आकारिकी अलग अलग होती है। इस प्रकार के जीवों में नर युग्मकों को शुक्राणु और मादा युग्मकों को अंड कहते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य या मेंढक। इस चित्र में देखिए, तीनों जोड़ों में दोनों युग्मकों के शेप साइज में फर्क नजर आ रहा है। यह क्लैडोफोरा के समयुग्मक है। आप देख सकते हैं इन दोनों की आकारिकी में कोई अंतर नहीं है। यह फ्यूकस के विषम युग्मज है और यह मानव के विषम युग्मज शुक्राणु और अंड। इनकी आकारिकी में तो साफ तौर पे फर्क नजर आ रहा है। सभी लैंगिक जनन करने वाले जीव कुछ प्रक्रियाएं या घटनाएं प्रदर्शित करते हैं जिनमें समानताएं होती हैं, जबकि लैंगिक जनन से संबंधित संरचनाएं सभी जीवों में भिन्न होती है। तो सुविधा के लिए इसी पूरी प्रक्रिया को 3 घटनाओं में विभाजित किया जा सकता है: निषेचन पूर्व, निषेचन और निषेचन पश्चात। निषेचन की प्रक्रिया के पहले जो भी घटनाएं होती है उन्हें निषेचन पूर्व घटनाएं कहते हैं। इसमें युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण आते हैं। युग्मक जनन यानी कि युग्मकों का बनना। आइडियली युग्मक अगुणित होते हैं। इसका मतलब यह है कि इनमें क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्रों का सिर्फ एक सेट होता है और जनक द्विगुणित होते हैं। वैसे द्विगुणित जनक अगुणित युग्मक बनाते हैं। इस फ्लो चार्ट में मनुष्यों में युग्मक जनन का एक उदाहरण दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जनकों में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। यह द्विगुणित यानी कि डिप्लॉइड है। फिर जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो युग्मक बने। आप इन युग्मकों में क्रोमोसोम्स की संख्या नोट कीजिए। अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप युग्मकों में क्रोमोसोम्स की संख्या आधी हो जाती है। इन्हें हैप्लॉइड अर्थात अगुणित कहते हैं। फिर अगले स्टेप में निषेचन दर्शाया गया है, जिसके बाद यह युग्मनज यानी कि जाइगोट बना। वह भी द्विगुणित होता है क्योंकि उसे अपने माता एवं पिता दोनों से एक एक सेट क्रोमोसोम मिलता है। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा लैंगिक जनन के प्रकार और युग्मक जनन। आप घर जाकर अपनी जीव विज्ञान की NCERT की पुस्तक में से लैंगिक जनन के युग्मक जनन के टॉपिक को जरूर दोहराएं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे युग्मक स्थानांतरण। धन्यवाद।
हेलो बच्चों, आशा है आज के सभी पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो एक बार दोबारा देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने कक्षा 10वीं में विज्ञान में बात करी प्रकाश के भाग 2 की। वही कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान में आज हमने जाना वन और वन जीवन संसाधन के बारे में, इसके भाग 2 में। इसके बाद हम लोगों ने कक्षा 12वीं में बात करी रसायन विज्ञान में वैद्युत रसायन के बारे में, इसके भाग 4 और भाग 5 में। इसी के साथ हम लोगों ने कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान में जीवों में जनन भाग 3 के बारे में भी बात की। बच्चों, एक जरूरी सूचना, अगर आप अभी के देखे गए एपिसोड को पुनः देखना चाहते हैं तो वो आप ठीक 3 बजे से इकोवेशन के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। YouTube पर जाकर DigiSat इकोवेशन सर्च करके आप उन्हें दोबारा देख सकते हैं। धन्यवाद।